सर बात यह है कि बहुत बड़े मशक्क़त की दौरान हमारे फ़ौज की बहादुरी और शौर्य की दौरान हमें पैंगोंग लेक साउथ में कैलाश रेंज हमारा कब्जा में लाए थे और ये कैलाश रेंज हमारा कब्जा में लाने का बाद चीनी फ़ौजों के अंदर और चीनी सरकार के अंदर खलबली मच गई थी। लेकिन अभी जो ये समझौता हो रहे हैं, मतलब डिसएंगेजमेंट जो हो रहे हैं, हमारा ये सवाल है कि डिसएंगेजमेंट के चलते हमें क्या ये कैलाश रेंज की हमारे जो सुविधा हम मुहैया किए हैं ये क्या हम छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कल कहा था कि हमारा एज है, वहाँ एडवांटेज है, ये एडवांटेज हम अभी रख रहे हैं या ऐसा कोई तो लेना देना हो सकता, क्विड प्रो क्यो जिसको कहते हैं, गिव एंड टेक पॉलिसी हो सकता, ऐसा कोई चर्चा हुआ है कि नहीं? हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका झारखंड अंतर्गत जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड के कस्बा सुल्तानपुर, पथलस्थली, बेलाडंगाल, खड़ीपट्टी, बड़कुंडी समेत अन्य बंद कुलियारी में कोयले का प्रचुर भंडार है। ये ईसीएल की बंद कुलियरी है। यहाँ ईसीएल की इन बंद कुलियरी का चालू करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाए। कई दशक पूर्व ही इस खदान को बंद कर दिया गया था, परंतु आज भी अवैध रूप से प्रतिदिन 20 से 30 ट्रक कोयला का उत्खनन होता है। पहले मालगाड़ी से कोयला को अन्यत्र भेजा जाता था। इस कोयलियरी के चालू होने से इस क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा और सरकार से राजस्व प्राप्त के साथ साथ उन किस्म का भी कोयला भी उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, जिसके अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र आता है, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, ये व्यापार और उद्योग की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर टमाटर, लहसुन, अदरक, मूंगफली, सफ़ेद मूसली का व्यापक मात्रा में उत्पादन होता है। इसके साथ ही साथ सभी तरह का दलहन और तिलहन भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई कृषि पर आधारित उद्योग ना होने से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ना होने से यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में जो है ना दूसरे स्थानों पर पलायन करके जाते हैं। मेरे क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योग लगाए जाने से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने से यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर काफ़ी प्रशस्त होंगे। मेरे लोकसभा क्षेत्र रांची में ईचागढ़ विधानसभा में स्वर्णरेखी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 185 मीटर ऊंचा वाला चांडेल डैम 38 साल पहले बना। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति, जल विद्युत उत्पन्न करना एवं बाढ़ नियंत्रण उसका उद्देश्य था। इन 4 उद्देश्यों को लेकर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 43,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिससे आसपास के 116 गांव उजड़ गए। परंतु दुर्भाग्य है, जिन उद्देश्यों को लेकर इस बांध का निर्माण किया गया वह अब तक पूरा नहीं हुआ। मेरा आग्रह जल शक्ति मंत्रालय से है कि जल शक्ति मंत्रालय अपने अधीन एक योजना बनाकर पाइपलाइन के द्वारा किसानों को सिंचाई का लाभ मिले और विस्थापितों को भी वहां न्याय नहीं मिल पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदौर जबलपुर के बीच चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टॉपेज मेरे लोकसभा क्षेत्र के शुजालपुर में समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से अहमदाबाद से वाराणसी के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस का स्टॉपेज मेरे लोकसभा क्षेत्र के शाहजहाँपुर से समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण यात्रियों को और वहाँ के व्यापारियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में शुजालपुर में और शाहजहाँपुर में स्टॉपेज पुनः चालू करवाया जाए, जिससे कि यात्रियों को और व्यापारियों को आने वाली परेशानी से उन्हें निजात मिल सके। इस साल वहाँ पर एनटीपीसी की कुछ स्थिति थोड़ी खराब हो रही है आर्थिक दृष्टि से, तो उस केंद्रीय विद्यालय को बंद करने के लिए लगातार अभिभावकों को वहाँ पर रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस केंद्रीय विद्यालय को बंद किया जा रहा है, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से और संगठन के जो अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस विद्यालय को, चूँकि अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते हैं और जिन किसानों की ज़मीन गई है उनके बच्चे हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए उस स्कूल को, केंद्रीय विद्यालय को विधिवत रूप से चलाया जाए। देश में पिछले कुछ वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म ये काफ़ी प्रचलित हुआ है और ये OTT प्लेटफॉर्म सेंसरिक
प्राधिकरणों से मुक्त होने के कारण अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उसमें ऐसे कंटेंट प्रसारित किए जाते हैं कि जो वेब सीरीज़ के अंदर अननेसेसरीली हिंसा, वायलेंस, ड्रग एब्यूज़ और विशेषकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां और उनका अभद्र चित्रण किया जाता है। मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि इसके ऊपर सेंसरशिप जैसी प्रक्रिया और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाए। 24/2/2020 को एक आदेश मिठाई उत्पादकों को दिया गया, जिसके तहत मिठाई की दुकानों पर मिठाई को रखने वाली थालियों पर निर्माण की तिथि एवं बेस्ट बिफोर तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया है, जो कि अव्यावहारिक नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय मिठाई निर्माता युगों युगों से भारतीय उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। ये बड़े अचंभे की बात है कि FSSAI ने अचानक ये नियम लागू किया है, जबकि हमारे देश में ऐसा कोई भी नियम विदेशी व अन्य खुली किसी भी खाद्य वस्तु पर नहीं है। ये नियम व्यावहारिक एवं इसकी अनुपालना शक्य भी नहीं है और ये नियम केवल मात्र जटिलताओं और इंस्पेक्टर राज को बढ़ाने वाला है। राज्य सरकार की लगातार अनदेखी के कारण आज स्थिति ये है कि पिछले 15 साल से दार्जिलिंग के अंदर में पंचायत के चुनाव नहीं हुए और उसके कारण 1600 करोड़ से ज़्यादा जो जनता का पैसा, उनका अधिकार था, उनके तक नहीं पहुंचा। 2019 में हमारी पार्टी ने स्थायी राजनीतिक समाधान की बात की थी। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जो जनता की मांग है, भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान हो और दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता को न्याय मिले। दिल को दहलाने वाला जो विषय है वो उठाना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से एक नौसेना के अफसर सूरज कुमार जी जो झारखंड से थे और INS अधीक्षक में ये काम करते थे, अग्रणी में कोयम्बटूर में, उनको उठाकर ले जाया गया और 10-20 लाख रुपए की फिरौती को लेकर उनको जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। पालघर के वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इससे पूर्व में 2 साधुओं की भी हत्या की गई थी। ऐसे समय पर महाराष्ट्र में जिस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है और एक भाजपा के कार्यकर्ता को साड़ी पहनाकर, कंगन पहनाकर पूरे बाजार में बेइज्जत करके घुमाया गया। मुझे हैरानी है कि जब इस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है और ऐसे घृणित मामले सामने आ रहे हैं, अगर राज्य सरकार का कोई लेन देन नहीं है तो इसको CBI को सौंप देना चाहिए। We had changed the award arbitration ecosystem in the light of Shri Krishna Commission report. We had got a schedule of the qualification of arbitrators to be appointed by the institutions. A view was taken by the eminent member from the judiciary and others, arbitration community, that since you are promoting institutional arbitration, let the Arbitration Council of India by regulation decide as to who will be the arbitrator, what shall be their qualification. And I think it is a very fair feedback we got. Therefore, instead of having scheduled by regulations, the Arbitration Council of India will frame the eligibility, etc. of arbitrators. That's all. So these are very two simple amendments which we are bringing. We had to bring it because of ordinance, because of the compelling reason. I seek the kind approval and support of the House to approve it. Section 34 subsection 1 plus B already provides that any arbitration award induced by fraud or corruption, that very term used by you, any arbitration award induced by fraud or corruption would be against the public policy of India. It has already been enshrined in the Parent Act. Under section 36 subsection 3, parties to an arbitration award already have the right to appeal for an unconditional stay on grounds under section 34. The amendment therefore creates an additional entitlement. Madam, my predecessor speaker, Shogat Dada, has described it as a mixed bag. It truly is a mixed bag. The World Bank, madam, has ranked India a rather lowly 163
out of 190 countries when it comes to enforcement of contracts. It's a very, very low position in the world today for enforcement of contracts. It shows the kind of confidence people have in the Indian legal system for enforcement of contracts. I know this government sometimes makes bold to say that we are not bothered by what rating agencies say about us in the world fora. But by us saying we are not bothered, it doesn't change the factual matrix. The doing away with the age schedule is a promising step towards enhancing the party autonomy, which is central to arbitration. I remember speaking on this very subject in this house. The same Honorable Law Minister was here. He nodded in appreciation then, he nods in appreciation today. Because this was actually a regressive step. We have now come in line with the world position, which is that it can't be totally India-centric, that unless your qualifications are India-centric, that you will not be qualified as an arbitrator. This is a good step. I commend that the Law Minister has done away with this and has made it much more flexible and international arbitration friendly. बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें 2019 जो में अमेंडमेंट आया है, आउटराइटली जो पहले फॉरेनर्स को डिस्क्वालीफाई करता था, अब उसको बदल करके फॉरेन रजिस्टर्ड लॉयर्स को भी यहाँ पे लाने का काम किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। और हम लोग भी, बहुजन समाज पार्टी भी इन अमेंडमेंट्स को वेलकम करती है। लेकिन उसी के साथ साथ हाँ, उसमें सिर्फ आर्बिट्रेटर्स के लिए ही लाया गया है, नॉट एज लॉयर्स। तो उसको हम लोग जो है एक हिसाब से उसकी सराहना करते हैं। और इसी के साथ साथ जो एक आध दो मुद्दे हैं सेक्शन 36 को लेकर के, उसमें भी सरकार को पुनर्विचार करके जो है उसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए। The whole idea, I mean, this government keeps talking about ease of doing business. So you have to make progressive legislation. So this word retrospective sort of takes you back to the past. So why are we looking at that? And what Pinaki ji said is absolutely right. What we discussed is remembering Shri late Arun Jaitley ji. He sort of gave the economy and people of India such confidence during his tenure, saying that they're really here to make a difference. Maybe things were right or wrong. I'm not going to get into judging what happened in the past. Let's leave that and let history judge that. But do we really need to do this? And unfortunately what has happened, we've made a lot of changes over the last. We've always supported this. If you're bringing in some good progressive legislation, whether you brought it or we brought it, it doesn't matter. It's in the larger interest of the nation. So why are you constantly bringing this changes all the time? And they're ad hocly brought. I mean, sometimes I really worry that what is really Parliament's role? We are lagging behind. Institutional arbitration in India has not taken up in our country mainly because of the following factors: lack of credible arbitration institutes, misconception of the relation of the institutional arbitrations, lack of governmental support for the institutional arbitration, lack of legislative support for the institutional arbitration, and lastly, judicial attitude towards the arbitration in general. The main Arbitration Act of 1996 allowed a party to file the application to set aside the arbitration award. The judiciary had interpreted this provision to mean that they automatically stay on and the arbitration award was granted the moment of the application for the set aside and arbitration award was made before the court. So, in 2015, the Act was amended to state that, and the arbitration award could not be automatically stayed. The present bill amends Section 36 of the main Act of the provision that the court can stay enforcement of the arbitration award unconditionally till the application for the setting aside of the arbitration award made under the Section 34 of the Arbitration Act is pending, provided that the application is able to show the prima facie the arbitration agreement or the contract which is in the basis of the award, making the award influenced by the fraud or corruption. Artificial intelligence is now being tested even in the judiciary. I'm aware of some
experiments being done in the state of Wisconsin in the US, where they're using AI to actually produce the sentencing after the judgment is made. So, with India's IT prowess, can we also start developing artificial intelligence for arbitration proceedings? No. Because I think that the issue of inducement, corruption, fraud, and all these things that we're trying to address here could easily be addressed. And perhaps, except for some very complicated cases, many of the more simple cases should possibly be able to be done by artificial intelligence also. All investors, when you say that we give 75 disbursement in insurance and other such, all those new players, they expect a efficient justice delivery system. That is one of the key factors that persuades them to come and invest. And if they find that the justice delivery system that is proposed to be given, that even after arbitration, if they sign an arbitration agreement, it will land up in controversy, that may kind of stop that investment, or see that may have a negative impact, negative fallout on this investment area. So all these areas need to be questioned, but there a suggestion was made, why not to ask the parties to go ahead to an institution? That cannot be done because that will kill the very spirit of arbitration. Arbitration means that you have a participatory role and you decide that to whom to ask for arbitration. If you say that there is already a fixed institution, that takes away from it the very spirit of arbitration. So with these suggestions, I expect Honorable Minister to just give some kind of attention to these suggestions so that these are addressed. This piecemeal legislation is not good for a healthy legislative process. That means the Lord Ministry or the concerned department is not putting their wisdom. What would be the impact of a provision which is being incorporated in a bill that has not been taken care of? It is absolutely the failure or the careless attitude of the Law Ministry in drafting the bills without having the knowledge and the impact of the bill. What would be the consequences of the bill? Suppose the ministry or the government is not aware means. That is why I am saying continuous recurrent amendments to the Arbitration and Conciliation Act of 2015 itself is not a good signal for a healthy legislative process. आर्बिट्रेशन के जो मामले 2000 के पहले अपने देश में चलते थे, 5-5, 7-7 साल कम से कम एक आर्बिट्रेशन का निपटारा होने के लिए लगता था, और सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए, इसके गंभीरता को देखते हुए इसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने के बाद में 1 साल के अंदर इसका निपटारा होना चाहिए, और फिर वापस कोर्ट को अगर लगेगा तो फिर 6 महीने का एक्सटेंशन का जो प्रोविज़न हमने किया, ये करने के बाद में बहुत सारे केस के फैसले होते हमने देखा। लेकिन सरकार के संज्ञान में ये भी आया कि कुछ फ्रॉड और करप्शन के माध्यम से गलत ऑर्डर्स आर्बिट्रेशन के माध्यम से लिया जाता है, तो सरकार ने फिर एक बार जागरूकता दिखाते हुए ये अमेंडमेंट लाया हमने, और एक परमानेंट स्टे की इसमें बात हुई है। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय सरकार के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसमें जो सही व्यक्ति है, सही प्लेयर है, उसको न्याय देने की बात हो रही है। 2-3 बात मैं इस हाउस को बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को ईमानदारी से आर्बिट्रेशन का एक हब बनाना चाहती है, और हम बनाएंगे। वी विल मेक इंडिया ए बिग हब ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। वी डोंट से फॉर द एंड ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर बेसिकली डिजाइन फॉर दैट, कि अगर इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां महसूस हुई तो हमको लगा कि नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। पर जस्ट टू रिकॉल वैल्यू सर, आते ही इस समय विभाग को मैं देख रहा था, वी सेट अप ए बिग कमिटी हेडेड बाय जस्टिस श्री कृष्णा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, मेनी अदर जजेस वेयर दे आर रिटायर्ड, यू गिव रिकमेंडेशंस। उन्होंने क्या रिकमेंड किया? जो मिस्टर गल्ला सेड कि इंडिया नीड्स टू हैव बिग फिलिप फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, एंड आई वांट टू कन्वे टू दिस हाउस दैट आई हैव गॉट ऑल द लिस्ट। इंडिया टुडे सर हैज गॉट 36 इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। I want India to have 500 institutional arbitration. I want India to have district level institutional arbitration. अब बार बार लोग कह रहे हैं कि डिले होता है, तो एक अच्छे ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन का एक ये भी प्रिंसिपल होगा कि इनके यहाँ आर्बिट्रेशन केस का फैसला कितने दिन में होता है, एंड द इंस्टीट्यूशन विच डिलीवर्स इट फास्ट will have greater clientele and greater acceptability.
An institution where decisions are taken on merit, not on corruption, integrity, will have greater acceptability. An institution where the arbitrators are more qualified, diverse, we must give the flexibility to the Arbitration Council of India to lay down the norms of eligibility of all the arbitrators. And I want to make it very clear, sir. Foreign arbitrators are welcome in India. And this I am not saying today. We have a very open mind. India welcomes arbitrators of Indian nationality. As a law minister on the floor of the parliament, I am making this statement very clearly. If we want to make a hub of this, we will have to give autonomy to the institutions. And therefore, we are promoting the institutional arbitration in India, both for international arbitration and domestic arbitration. India's overall ranking in the ease of doing business in 2015 was 142. Now in 2020, it is 63. Just see in 5 years' time how much growth we have done in ease of doing business. In terms of enforcement of contract, Pinaki Babu, we were 186 in 2015. Now we are 163. More 20 ranks we have jumped. We need to jump more. तो अपना रास्ता ठीक है, मैं ये बड़ी अदब से आपको कहना चाहूँगा. We have also changed specific performance of contract. सर, उसमें पहले था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो खाली डैमेज लाओ, घर जाओ. हमने ये मेंट किया कि नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइमरी प्री कंडीशन. और अगर आप नहीं कर सकते हो तो दूसरी पार्टी से करा के उससे डैमेज वसूल करेंगे. तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन परस्यूट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वी शैल कंटिन्यू टू डू दैट. सर, बहुत सारी बातें की गई कि भारत में लोग क्यों आएंगे. भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में बिजनेस करने का अच्छा अवसर है. भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में टैलेंटेड लोग हैं. भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी कॉम्पिटेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ लॉ. Any kind of neo-imperialism in the arbitration adjudication is not acceptable to me. India is a rising power. Therefore, India's judges, India's lawyers should also be given due respect globally. सर, गोपाल जी ने जो बात कही, अच्छी बात कही. हम लोग अपील करें कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए. अब उस अपील में कितना दम होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक अपील तो कानून मंत्री कर ही सकता है कि आजकल देश में PIL फाइल करने की होड़ लगी हुई है ना. सुबह अखबार देखा, अब किसी को पानी नहीं मिला कि कहीं कोई धरना है तो PIL फाइल होती है. सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल होती है, हाई कोर्ट में भी फाइल होती है. टुडे आई वांट टू टेक द फ्रीडम ऑफ दिस हाउस to the appeal to the judiciary that please be a little more objective and I would say take into account your own decision as to on what circumstances PIL can be filed. मंत्री जी अपने प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए. सर, मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ.